निम्नलिखित के प्रश्न करते हैं। मनु के राजधर्म का अध्ययन करने जा रहे हैं। मनुस्मृति के 7वें और 10वें अध्याय में मनु ने राजधर्म से संबंधित अपने विचार और सिद्धांत दिए। ये सिद्धांत का संदर्भ राजतंत्र है कि उस काल में राजतंत्रीय व्यवस्था की व्यवहार में थी, जिसमें राजनीति भी है, कूटनीति भी है और धर्म नीति भी है। यहाँ जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं धर्म नीति, तो उसको लेकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसे राजधर्म क्यों कहा। धर्म भारतीय सभ्यता और संस्कृति में वो नीति, न्याय, कर्तव्य, आदर्श और मूल्यों का परिचय है, हम जानते हैं। तो यहाँ जो भी बातें होंगी वह एक राजतंत्र में एक राजा राज्य करते हुए किस प्रकार का व्यवहार करे उस संदर्भ में होंगे। और यह व्यवहार चूंकि हमेशा निश्चित रूप से नीति परक हो, इसलिए इसे राजधर्म कहा गया है। मनु ने राजतंत्र के स्वरूप में साविक सिद्धांत को माना है और उनके अनुसार इस राजतंत्र व्यवस्था में जो मुख्य अवयव हैं वो इस प्रकार से हैं कि ये इसको उन्होंने सप्तांग कहा। क्यों? क्योंकि इसमें राजा प्रथम, फिर अमात्य है, फिर नगर, देश, कोश, सेना और मित्र को 7 अंगों में अनिवार्यतः अभिन्न अंग के रूप में, बहुत प्रभावी अंग के रूप में दिखलाया। आज जब हम आधुनिक राज्य का अध्ययन करते हैं तो इसके 4 अवयव हम जानते हैं, माने गए हैं, और वह है जनसंख्या, क्षेत्र, सत्ता और संप्रभुत्व। मनु के राजधर्म में हम एक राजा की गृह नीति और उसकी अंतरराष्ट्रीयता, उसका चहु ओर जो है विजेता के स्वरूप में उसे किस प्रकार से अपनी रणनीतियों को बनाना है उसके संदर्भ में बात कही गई। ये राजतंत्र व्यवस्था जो है वो अधिनायकवादी व्यवस्था नहीं, और ये एक लोक कल्याणकारी व्यवस्था है। संदर्भ हम देखें तो चूंकि लोक कल्याण में राज्य और उसके जो पाठ है, यानी जो जन है, उन दोनों का कल्याण हो, राज विकसित हो, राज जो है वह ज्यादा से ज्यादा अपना जो है प्रभाव क्षेत्र बढ़ाए, क्योंकि राजतंत्र व्यवस्था की अवधारणा में इसको अनिवार्य रूप से माना जाता है। और साथ ही वह अपने जो आम जन है उनका भी लोक कल्याण करे। इसलिए हम देखते हैं कि मनुस्मृति में जो राजधर्म में करों की बात भी की गई है, तो उसमें आप एक स्वरूप देख सकते हैं कि जो ब्रह्मचारी है या
फिर जो सन्यासी है या जो जिसने जो है अपना जो है 3 आश्रम पार करके 4थे आश्रम में जो है अपने आप को प्रवेश कर लिया, राजा उनसे कर नहीं देता और जो न्यूनतम कर है वो दिया जाता, उस कर को विकास के कार्यों में लगाया जाता है। चूंकि राजतंत्र व्यवस्था बनी रहे और वो उसका जो है प्रसार भी हो, उसके लिए गुप्तचर की व्यवस्था भी अनिवार्यतः आंतरिक व्यवस्था को शांतिपूर्ण और विकासशील बनाने के लिए भी और जो है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल भी वह अपने आप को एक्सपैंड करे, इसके लिए भी गुप्तचर की व्यवस्था की जो गूढ़ता से सिद्धांतों को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए या उसके प्रसार के लिए मनुस्मृति ने मनु ने अपनी मनुस्मृति जो है वह मंडल सिद्धांत और षडागुण्य सिद्धांत को भी माना गया है, जिसके आधार पर उन्होंने अपने राज्य के सौष्ठव को बनाए रखते हुए अपना जो है प्रसार करने की भी कुछ ऐसी मौलिक नीतियां बनाई हैं। मनु कहते हैं कि जो राजा का मूल कर्तव्य है वो सबसे पहले प्रजा की रक्षा करना और लाभ पर कर लगाना। यहाँ लाभ जो है वो है उन्हीं पर कर लगाना, राष्ट्र निर्माण का कार्य निश्चित रूप से, और आपदाओं का निवारण करना है और अधिक भार मुक्ति का भी सिद्धांत मनु के इसमें कर व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है। मनु के दर्शन हम उदार लोकतंत्रवादी चिंतन की जो है विचारधारा देखते हैं, जो विवेक पर आधारित विचारधारा है और इसमें राजा का जो है वो ये जो अन्यायवादी स्वरूप न होकर एक कल्याणकारी स्वरूप हम देखते हैं। इस प्रकार मनुस्मृति में एक राज्य जो विकसित और पुष्पित पल्लवित राज्य की संपूर्ण कल्पनाओं का व्यापक और बड़ा गूढ़ आधार मनु ने अपनी स्मृति में दिया है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मौलिक सिद्धांत हैं इनके मात्र जो है बाह्य बहिरंग जिसको हम कहते हैं, बहिरंग नीतियां सिर्फ बदलती हैं, जो मौलिक और स्वरूप है वो नहीं बदलता, क्योंकि मनुस्मृति में जो दार्शनिक विचारधारा के आधार पर एक राज्य के क्रियान्वयन के लिए, उसको सौष्ठव प्रदान करने के लिए, जो आदर्श नैतिक न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाने के लिए दंड का विधान आदि न्याय का विधान है, वो सर्वकालिक। तो हम मनु के राजधर्म को पढ़ते हुए अपने विचार को विचारों को जो है इन आधारों पर एक उदार
सिद्धांत के रूप में स्वीकारते हुए इसे सरकार में और सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में, सामाजिक अवधारणाओं में अवस्थित पाए। अगर हम इसके जो है गूढ़ व्यापक स्वरूप को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे, इसलिए ये मात्र हमें राजतंत्रीय व्यवस्था का ज्ञान नहीं करवाता, बल्कि एक उदार, आदर्शपूर्ण, न्यायपूर्ण, मूल्यपरक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक चिंतन और दर्शन प्रस्तुत करता है। धन्यवाद।